हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोटस ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल में और मैं हूं मंजय। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं के बारे में डिस्कस किया था और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उसके बारे में और इसके साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में भी डिस्कस किया था। बट आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। दोस्तों, केमिकल इक्वेशन जो होता है केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। सो वी कैन से दैट द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। अब बात आती है कि आखिर केमिकल रिएक्शन को कौन कौन से ऐसे मेथड्स हो सकते हैं या कौन कौन से ऐसे तरीका हो सकता है जिसके माध्यम से हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सके। तो फर्स्ट तरीका होता है वह होता है वर्ड फॉर्म। दैट मीन्स बोल सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन को हम लोग वर्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं या केमिकल इक्वेशन को वर्ड के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल्स, जिंक को H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यदि रिएक्शन करा दें तो प्रोडक्ट बनता है जिंक सल्फेट और बनता है हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है वो वर्ड के फॉर्म में दिया हुआ है। मतलब जिंक यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड के फॉर्म में, सल्फ्यूरिक एसिड भी जो लिखा हुआ है वो भी वर्ड में लिखा हुआ है, जिंक सल्फेट जो लिखा हुआ है वो भी वर्ड में लिखा हुआ है और हाइड्रोजन जो लिखा हुआ है वो भी वर्ड में लिखा हुआ है। तो यह एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है वर्ड के फॉर्म में। यह इसलिए बोल सकते हैं यह जो पूरा इक्वेशन है यह वर्ड इक्वेशन है ना। केमिकल रिएक्शन को लिखा गया है किस फॉर्म में? वर्ड के फॉर्म में, यानी कि वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, पहला मेथड। सेकेंड मेथड में हम लोग क्या लिख सकते हैं? उसी केमिकल रिएक्शंस को उसी के सिंबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऊपर जो रिएक्शन लिखा हुआ है जिंक, है ना, तो इस जिंक को हम लोग सिंबल के फॉर्म में लिख देते हैं। जिंक को क्या लिख सकते हैं? Zn, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या लिख सकते हैं हम लोग? H2SO4, ठीक है। और जिंक सल्फेट को क्या लिख सकते हैं? ZnSO4। और हाइड्रोजन को क्या लिख सकते हैं हम लोग? H2। यानी कि ऊपर जो वर्ड फॉर्म दिया हुआ है उसी वर्ड फॉर्म को हम लोग उसके फार्मूला में या फिर बोल सकते हैं उसके सिंबल में या फिर बोल सकते हैं उसके एलिमेंट के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि समझ में आया बात? यानी कि केमिकल जो इक्वेशन होता है उसको हम लोग दो फॉर्म में लिख सकते हैं, वर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं और दूसरा जो मेथड है वह होता है सिंबॉलिक फॉर्म या बोल सकते हैं फार्मूला के फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। आइए और इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन होता है वह केमिकल इक्वेशन में बोल सकते हैं हम लोग कि जो केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। मतलब जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसके सिंबल में या फिर उसके केमिकल फार्मूला में लिख सकते हैं, है ना। रिएक्टेंट का जो और प्रोडक्ट का जो केमिकल फार्मूला होता है उसके फॉर्म में लिखते हैं। इसके साथ ही साथ जो केमिकल इक्वेशन होता है उसमें फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करते हैं। फिजिकल स्टेट कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिक्विड है या गैस फॉर्म में है या बोल सकते हैं कि सॉलिड फॉर्म में है या फिर एक्वस सॉल्यूशन है। यानी कि इसको हम लोग फिजिकल स्टेट बोलते हैं और इस फॉर्म में भी मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरी बात कि कोई भी जो केमिकल इक्वेशन होता है उसमें कुछ नेसेसरी कंडीशन होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, कैटलिस्ट होता है ना। तो इसको भी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो केमिकल इक्वेशन होता है उस केमिकल इक्वेशन में क्या होते हैं? एक रिएक्टेंट होता है, दूसरा प्रोडक्ट होता है और उसके बीच में एरो का साइन लगाया जाता है और एरो पे ही प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए एक यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है कि मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम को एयर में जलाया जा रहा है
तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम दैट मीन्स कॉल्ड Mg हो गया, और ऑक्सीजन मतलब O2 हो गया, जला रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, MgO। लेकिन गाइस यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि मैग्नीशियम रिएक्टेंट में एक है, प्रोडक्ट में भी एक है, और ऑक्सीजन जो है वह रिएक्टेंट में दो है ना, बट प्रोडक्ट में कितना है, वन है। एक चीज़ हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कहने का मतलब है कि जो मैटर होता है उस मैटर को किसी भी केमिकल रिएक्शन में न तो हम लोग उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम लोग उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, मतलब उसको हम लोग विनाश नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इस केमिकल इक्वेशन में देखें कि मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम एक है, रिएक्टेंट में एक है, प्रोडक्ट में भी एक है। बट यदि ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है दो और प्रोडक्ट में है एक। और यहाँ हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या जानते हैं कि मैटर को न तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो एक यार ऑक्सीजन की कमी आ जा रही है ना, तो यानी कि यह हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ टेंशन दे रहा है। तो इस टेंशन को कैसे हम लोग करें, है ना, तो इस टेंशन को थोड़ा सा दूर करेंगे। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो यह जो इक्वेशन दिया हुआ है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है। अनबैलेंस का मतलब दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम है वह इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ एटम को इक्वल करेंगे, और इक्वल करने के बाद जो रिएक्शन हम लोग को मिलेगा उसको बोलते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में क्या होंगे, जो नंबर होंगे, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। मतलब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वह कांस्टेंट फॉर्म में होते हैं, दोनों इक्वल फॉर्म में होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन होता है उस केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो एक होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, मतलब आप क्या करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे उसमें, ठीक है, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, बहुत ही ईजी होता है ना। हम आप लोग को बताते हैं कि स्टेप वाइज स्टेप करके कि कैसे कोई भी जो केमिकल जो इक्वेशन होता है उसको किस प्रकार से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, यह है आयरन, और आयरन को H2O के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, तो बन रहा है Fe3O4 और बन रहा है H2। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन कितना है, एक है, और यहाँ पे बट आयरन कितना है, तीन, Fe1 है, यहाँ प्रोडक्ट में Fe3 है। ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, ऑक्सीजन चार है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है। ठीक है, तो सबसे पहले जो केमिकल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, है ना, उसको लिख लेना है। दूसरी बात, काउंट करना है नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच ऑन बोथ साइड ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो दोनों साइड होगा रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी, नंबर ऑफ एटम को हम लोग क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। ठीक है, यदि हम लोग काउंट करते हैं तो देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो सबसे पहली बात कि उसमें दो रिएक्शन जो है उस रिएक्शन में तीन ही एलिमेंट है। फर्स्ट है आयरन है ना, फर्स्ट क्या चीज़ है उसमें, आयरन है, और सेकंड क्या चीज़ है, हाइड्रोजन है, और थर्ड क्या चीज़ है उसमें, ऑक्सीजन है। नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट साइड, जो रिएक्टेंट साइड में जो आयरन है कितना है, वन है, और हाइड्रोजन कितना है उसमें, दो है, और ऑक्सीजन कितना है उसमें, एक है। लेकिन नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट साइड में देखा जाए तो आयरन उधर कितना हो जा रहा है, Fe3O4 था, तो Fe3 मतलब आयरन 3 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया, और हाइड्रोजन दो का दो, यानी कि हाइड्रोजन तो सेम है, हाइड्रोजन को हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट देखते हैं क्या होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या चीज़ है कि ऑक्सीजन है चार प्रोडक्ट तरफ, और रिएक्टेंट तरफ कितना है, एक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि रिएक्टेंट को अगर हम चार से मल्टीप्लाई कर दे, है ना, तो चार मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पे भी चार, प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन, तो बराबर हो जाएंगे। यानी कि स्टेप 3 में अगर हम देखें यहाँ पे तो हम लोग समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ था, आयरन तो मान लेते एक है, वहाँ पे तीन है, बट ऑक्सीजन को अगर बैलेंस कर सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में चार से क्या करना होगा, हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, इक्वल हो जाएगा। बट समस्या क्या होता है, अगर हम चार से तो मल्टीप्लाई कर दे रिएक्टेंट में, ठीक है, तो चार मेरा ऑक्सीजन तो इक्वल हो जाएगा, बट हाइड्रोजन गड़बड़ा जाएगा। कैसे, क्योंकि यार यहाँ पे देख सकते हैं फोर से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जा 8, यानी कि हाइड्रोजन हो जाएगा 8। तो हाइड्रोजन जब 8 हो जाएगा तो
गड़बड़ हो गया ना, बट हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ पे यानी कि 4 हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन 2, तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन भी इक्वल हो गया, और यहाँ पे क्या इक्वल हो गया मेरा, ऑक्सीजन भी इक्वल हो गया। देख सकते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो इतना मेरा इक्वल ही हो गया, है ना। अब हम लोग को किसको इक्वल करना है, तो आयरन को इक्वल करना है। कैसे आयरन को इक्वल करेंगे भाई, तो देख लीजिए, यहाँ पे तो मेरा हाइड्रोजन हो गया 8, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया 4, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन आयरन तो 3 है प्रोडक्ट में, तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे किस में, जो यहाँ पे हो जाएगा आयरन जो होगा उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, सब आयरन भी वैलेंस हो जाएगा। तो सब यह जो इक्वेशन जो हम लोग को मिला है ना, तो वही इक्वेशन इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट वैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, मतलब पूरी तरह से जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या हो गया मेरा, वैलेंस हो गया। बट साथ ही साथ जो अभी बताया कि जो रिएक्शन होगा है ना, उस रिएक्शन को और क्या लिखना है, उसके फिजिकल स्टेट में लिखा जाता है। जैसे आयरन है तो आयरन किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। H2O यहाँ जो रिएक्शन कराया जा रहा है, क्योंकि आयरन जो होता है वो वेपर के फॉर्म में रिएक्शन करता है। ऐसा नहीं कि H2O मतलब जल लिक्विड फॉर्म हो गया तो उसको L लिख देंगे, नहीं, बट यहाँ पे रिएक्शन जिस फॉर्म में करेगा उस फॉर्म का स्टेट लिखना होता है। आयरन तो सॉलिड स्टेट में होता है इसलिए S लिख दिए, बट यहाँ पे H2O होता है लिक्विड, लेकिन यहाँ पे आयरन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में रिएक्शन नहीं करता है H2O के साथ, किस फॉर्म में रिएक्शन करता है, उसके वेपर के साथ, इसीलिए गैस लिखा हुआ है G, है ना। और Fe3O4 जो बनता है ना, वो क्या बनता है, वो बनता है मेरा सॉलिड स्टेट में, और हाइड्रोजन तो जानते हैं वो हमेशा गैसीय फॉर्म में होता है। तो कुछ सिंबल होते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जैसे सॉलिड को क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं, लिक्विड को एल लिखते हैं, गैसियस स्टेट को जी लिखा जाता है, और एक्वस जो सॉल्यूशन होता है, एक्वस जो स्टेट होता है उसको ए क्यू लिखते हैं, ठीक है। और पहले भी बताया था कि जो कुछ न कुछ जो इम्पोर्टेंट या नेसेसरी कंडीशन होते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, तो उसको जो एरो होता है उस एरो के ऊपर या फिर एरो के नीचे लिखा जाता है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे केमिकल इक्वेशन आएंगे आगे, चिंता नहीं करना, बैलेंस आप बैलेंस करने और भी सीखेंगे। और आपके पास जो बुक होगा, एनसीईआरटी बुक होगा या एस चंद का या जिस भी पब्लिकेशन का बुक होगा, उस बुक में बहुत सारी इक्वेशन दिया हुआ है, तो आप क्या करें घर पे उसको प्रैक्टिस भी करें, है ना, ताकि आपका इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है। अब डिस्कस करने वाले जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में, है ना। ऐसे देखा जाए यारों तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, है ना, तो हम लोग बारी बारी से उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पे टाइप्स आता है जिसका नाम है कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है भाई, कम्बिनेशन नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें क्या होता है, कंबाइंड हो रहा है ना, कंबाइंड हो रहा है, यानी कि बहुत सारे होंगे, कंबाइंड होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो रिएक्शन होता है, द रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब इसमें क्या होता है कि जो रिएक्शन होगा उसमें टू या टू से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे और वह कंबाइंड हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए है बर्निंग अप कोल, कोल का मतलब होता है कोयला, ठीक है। अगर हम कोयला को जला दें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कोयला मतलब कार्बन हो गया, कार्बन एक हो गया एलिमेंट, दूसरा हो गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे तो ऑक्सीजन हो गया, तो C+O2 हो गया, बट प्रोडक्ट क्या देगा हम मेरे को, तो बनेगा क्या चीज़, CO2, मतलब गैस बनेगा, तो एक ही प्रोडक्ट दे रहा, तो यानी कि यह एग्जांपल किसका हो जाएगा, कम्बिनेशन रिएक्शन का। सेकेंड होता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है भाई, हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, H2O। तो यहाँ पे गाइस देखने वाली बात क्या चीज़ है कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट है मेरा कितना है 2, लेकिन प्रोडक्ट कितना बन रहा है, एक ही बन रहा है, ठीक है। तो यह जो रिएक्शन किसका है, ये रिएक्शन का टाइप कौन है, कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। थर्ड भी आप देख सकते हैं CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और उसको H2O में क्या कर दे रहे हैं, डिजॉल्व कर दे रहे हैं, तो क्या बन जा रहा है, CaOH का हॉल ट्वाइस बन रहा है, ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट जो है 2 है, बट प्रोडक्ट हमारे को कितना दे रहा है, एक ही प्रोडक्ट दे रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और इसी कम्बिनेशन रिएक्शन में और क्या इंपॉर्टेंट बातें होती है कि जो कम्बिनेशन रिएक्शन होता है ना, वह आपका एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक दोनों नेचर का हो सकता है।
है ना। एक्सोथर्मिक नेचर क्या होता है भाई, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में होता है रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज एलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन में क्या होंगे, जब रिएक्शन होगा तो उसमें कुछ हीट जनरेट होंगे, हीट का कुछ फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट में, है ना। तो इस टाइप के जो रिएक्शन होंगे उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, अभी एग्जांपल में इसको डिस्कस कर। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जैसे एग्जांपल्स में हम लोग दे सकते हैं कि जो मीथेन होता है CH4, ठीक है, इस मीथेन को हम लोग क्या कर सकते हैं, वो टू के प्रेजेंस में यदि जलाएंगे तो पहली बात कि CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ हम लोग को क्या मिलता है, हीट मिलता है। तो हीट यानी कि कुछ ना कुछ तो हीट रिलीज होगा, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या दे देते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन बोल सकते हैं जो रेस्पायरेशन की जो घटना होता है वो भी एक प्रकार का क्या होता है, एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। कैसे एक्सोथर्मिक हो गया भाई, है ना। तो जैसे हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन दैट मीन्स क्या होता है, वह ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। और जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो वह ऑक्सीजन उसके साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद वह ग्लूकोज को तोड़ देता है, ब्रेक करता है, CO2 में ब्रेक करता है और H2O में। जैसे यार हम क्या, और जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग भोजन करते हैं, फिर भोजन करने के बाद जो सांस लेते हैं, भोजन ब्रेक होता है, भोजन करने के बाद हम लोग को एनर्जी मिलती है ना, मिलती है ना, सबको मिलती होगी यार, है ना। तो एनर्जी जो प्रोवाइड होती है हम लोग के शरीर में वह कहाँ से होता है, भोजन करने से ही होता है। तो एनर्जी जिसमें अगर आ गया, ठीक है, यानी कि रिएक्शन होने के बाद कुछ ना कुछ हीट या कुछ ना कुछ एनर्जी यदि रिलीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन, नहीं हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं, है ना। एक्सोथर्मिक नेचर और भी आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, है ना। वो आपको बायो का चैप्टर, बायो में रिएक्शन दिया हुआ है ग्लूकोज वाला, कि कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप्स होता है केमिकल इक्वेशन का, वह इक्वेशन का टाइप है जिसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कहने का मतलब होता है कि जो रिएक्शन अभी हम लोगों ने कॉम्बिनेशन पढ़ा था, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन में क्या देखा था कि दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस से मिले थे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया था। बट यहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है, जस्ट उसका अपोजिट, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट होगा, सिंगल रिएक्टेंट होगा और दो या दो से अधिक प्रोडक्ट देगा। मतलब द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर देन टू सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जो सिंगल रिएक्टेंट होता है और वह टूटता है, और टूटने के बाद दो या दो से अधिक प्रोडक्ट देता है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीन प्रकार के होता है ना। यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल का मतलब होता है हीट, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट, यानी कि कोई ऐसा रिएक्टेंट होगा जिसको हीट देने के बाद, यानी कि जिसको गर्म करने के बाद वह टूट जाता होगा दो या दो से अधिक सब्सटेंस में। जैसे एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, है ना, तो एग्जांपल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है FeSO4 जिसका नाम है फेरस सल्फेट, ग्रीन कलर का होता है। जब इसको हीट करते हैं, है ना, तो यह ब्रेक हो जाता है Fe2O3, है ना, फेरिक ऑक्साइड में, ठीक है। और दूसरा होता है सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर ट्राईऑक्साइड में यह ब्रेक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फेट होता है ग्रीन कलर का होता है, बट यहाँ पे रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। तो कलर से अभी हम लोग का उतना मतलब नहीं है, बट ये एक चीज़ यहाँ पे क्या चीज़ हम लोग का मतलब है कि जो रिएक्शन हो रहा है वह हीट के थ्रू टूट रहा है, हीट के थ्रू ब्रेक हो रहा है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मतलब जो रिएक्शन का टाइप होगा उसको बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक ना। दूसरा होता है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का तो नाम सुना ही होगा आप लोग, ठीक है। तो लाइमस्टोन मतलब CaCO3 हुआ, और CaCO3 को जब हीट करते हैं तो बनता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्विक लाइम जिसको बोलते हैं CaO को, है ना। तो इस प्रकार के कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। दूसरा जो डीकम्पोजिशन का जो टाइप है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, दैट इज कॉल्ड, बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रिसिटी देंगे हम लोग, जो रिएक्टेंट होगा उस रिएक्टेंट को क्या देंगे, कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे और इसके बाद वह ब्रेक होगा। जैसे H2O होता है, H2O को जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जब उसमें प्रोवाइड करते हैं तो वह H2O ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में,
तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है कितना, सिंगल ही रिएक्टेंट है, एक ही है, मतलब H2O तो प्रोडक्ट मतलब एलिमेंट जो है सिंगल ही है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट में कितना दे रहा है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, मतलब 2 यहाँ पे क्या मिल रहा है हमारे हम लोग को प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रिसिटी से अगर हो रहा है तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे यह रिएक्शन में अगर हम देखें तो कैसे किस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एक कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है, और उस कंटेनर में क्या करते हैं, H2O को भर देते हैं, यहाँ पे H2O है भाई, ठीक है, और उसमें 2 इलेक्ट्रोड को शिफ्ट करते हैं। इलेक्ट्रोड भी जानेंगे, आगे समझना भी है, मेटल नॉन मेटल जो चैप्टर होगा हम लोग का, वहाँ पे इलेक्ट्रोड को और डीपली थोड़ा जानेंगे, है ना। या फिर यदि आप 12th क्लास में जाएंगे तो 12th क्लास में भी आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगा, हायर क्लास में मिलने वाला है ना। तो इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कुछ मेटल का प्लेट्स होते हैं, मेटल्स के रड्स होते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, एक होता है एनोड और दूसरा का नाम दे देते हैं कैथोड। तो ये मेरा क्या चीज़ है, एनोड है, और ये मेरा क्या चीज़ है, कैथोड। एनोड कैथोड में क्या होता है, जो एनोड होता है वह बैटरी के साथ जो कनेक्ट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है, एनोड को किसके साथ, पॉजिटिव के साथ, और जो कैथोड होता है कैथोड को नेगेटिव के साथ जोड़ देते हैं, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। इसीलिए बोल सकते हैं जो एनोड होता है, एनोड पे कौन सा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव, और कैथोड पे कौन सा चार्ज हो जाता है, नेगेटिव। ठीक है, उसमें एक की भी या की बोल सकते हैं या स्विच बोल सकते हैं, स्विच भी लगा देते हैं। ठीक है, और क्या होता है जो या एक प्रकार का है, ये तो समझ रहे हैं, ये तो वाटर है ना। और ये जो है ये है टेस्ट ट्यूब, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, ये है टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ये 2 इसमें टेस्ट ट्यूब है, और उसके अंदर क्या चीज़ है, यह मेटल का रड है ना, ये है आपका एनोड है, और एक है इसमें क्या चीज़, कैथोड। बट वह टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में क्या चीज़ है, ग्रेफाइट का रड है, ठीक है, और इधर पूरी तरह से क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी को जब प्रोवाइड करते हैं, ये जो मग है प्लास्टिक का मग है, ठीक है, ये जो मग है क्या चीज़ का है, प्लास्टिक का है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ से कुछ कुछ बुलबुले देख रहे हैं, नज़र कुछ आ रहा है बुलबुला, थोड़ा थोड़ा देखिए, इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ पे बुलबुले नज़र आ रहे हैं। तो इस बुलबुले को जब क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटली जब इसको देखा जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो पता चलता है कि यह जो बुलबुला है वह क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है भाई, हाइड्रोजन, और दूसरे वाला में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन। यानी कि जो इसमें H2O भरा हुआ था वह क्या चीज़ में ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या में चेंज हो गया, वह हाइड्रोजन में चेंज हो गया। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो डिकम्पोजिशन होता है वह इस टाइप का होता है। और नेक्स्ट जो होता है डिकम्पोजिशन का ही टाइप होता है, जिसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है फोटो का मतलब होता है रे, मतलब रे दैट मीन्स बोल सकते हैं सनलाइट, है ना। फोटोन से यह मिला हुआ है, तो फोटोन का मतलब होता है जो लाइट होता है, तो लाइट के थ्रू या जो सनलाइट होता है, सनलाइट के थ्रू इसमें क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। अब देखते हैं किस किस प्रकार से सनलाइट के थ्रू डिकम्पोजिशन हो रहा है इस। तो देख सकते हैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है AgCl। AgCl का मतलब सिल्वर क्लोराइड है, और उसको जब सनलाइट के प्रेजेंस में बाहर रख दिया जाता है तो वह खुद में खुद ब्रेक हो जाता है, और इसमें क्या होता है, जो सिल्वर होता है और क्लोरीन जो होता है वो अलग अलग टूट जाता है। जैसे AgBr को भी इसी प्रकार से रिएक्शन कराते हैं, सनलाइट में रख देते हैं, वो ब्रेक होकर क्या बन जाता है, Ag और Br2 में वह टूट जाता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है दोस्तों, देखने वाली बात कि यहाँ पे सिंगल सब्सटेंस है रिएक्टेंट में, बट प्रोडक्ट में कितने सब्सटेंस है हमारे, 2 सब्सटेंस है, इसलिए यह डिकम्पोजिशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, बट इसमें क्या चीज़ होता है कि बोल सकते हैं सनलाइट में हो जा रहा है, इसलिए इसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन का टाइप है दोस्तों वह है मेरा क्या बोल सकते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक का मतलब होता है, मतलब जो रिएक्शन होगा, द रिएक्शन इन विच रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट आर कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक का मतलब होता है कि रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए हम लोगों को उसको क्या देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है। चाहे तो हीट देते हैं या फिर क्या देते हैं, लाइट देते हैं, या फिर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब उसमें सिंगल सब्सटेंस क्या होता है, ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद वह टूटने के बाद 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट हम लोगों को देता है। इसका मतलब क्या हुआ, इंडोथर्मिक में क्या होता है
कि हम जो डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग को ब्रेक करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए बाहर से कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ता है। हीट दैट मीन्स क्या, एनर्जी। लाइट मतलब क्या, एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, उसको एनर्जी दे रहे हैं, यानी कि बाहर से एनर्जी देने की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडोथर्मिक। ठीक है, तो यह कौन सा रिएक्शन हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। दोस्तों वीडियो बड़ा होता जा रहा है, इसलिए सोच रहे हैं कि यहीं तक इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन का ही टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दे। और इसके साथ साथ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीबीएसई में भी पूछे जाते हैं, जैक बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, है ना। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। और मैं आप लोग को कुछ रिएक्शन कुछ ना कुछ क्वेश्चन दूंगा और आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।